हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एएफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज हम लेके आ रहे हैं आपका सीएमए इंटरलॉक की बिट क्वेश्चन सीरीज। जो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस कराऊंगा। एक इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो बेटा उसी को समझ आएगी जिसने एक बार कम से कम लॉ पूरा पढ़ रखा है, आपके सीएमए इंटर में जितना है। क्योंकि ये क्वेश्चन शफल होके डले हुए हैं, कुछ बिजनेस लॉ के मिक्स हैं, कुछ इंडस्ट्रियल लॉ कंप्लीट सब मिक्स है। तो पहले एक चीज क्लियर कर दो, अगर आपने पढ़ रखा है तो ही समझ आएगा। ऑल्दो मैं अपने एंड से क्या ट्राई करूंगा कि जो जो टॉपिक जो जो मेरे को कंसेप्ट लगेगा समझाने वाला है, कुछ तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे वो मैं ऐसे ही बता दूंगा। जो मेरे को लगेगा समझाने वाला है मैं समझा दूंगा साथ साथ। लेकिन जिन लोगों ने पहले से नहीं पढ़ रखा उनको समझ नहीं आएगा, मेरे को भी घूरेंगे, अपने आप को भी परेशानी होंगे। तो कम से कम अगर आपने एक बार लॉ खत्म कर रखा है तो ही इस वीडियो को देखना, वरना बेकार है। पहली बात। दूसरी बात मैं एक चीज क्लियर कर दूं, ये सीएमए इंस्टीट्यूट है, एमसीक्यू इशू करेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि ठप्पा लग गया कि यही पेपर में आएंगे। वो एक आपको आइडिया दे रहे हैं कि इस तरीके के आ सकते हैं। ऑल्दो मैंने देखा ये बहुत आसान भी है इसमें कुछ तो मेरे को लगता नहीं इतने आसान पूछेंगे, हो सकता है पूछ भी लें, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आसान आते भी हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि पेपर पूरा ही मुश्किल होगा, पेपर आसान और टफ होगा। तो मतलब मेरे कहने की सेंस ये है कि ऐसा नहीं है कि पेपर इसी में से आ जाएगा सारा एमसीक्यू वाला। एमसीक्यू में वो और भी अलग तरीके के पूछेंगे, लेकिन आपको एक आइडिया हो जाएगा एमसीक्यू आते कैसे हैं। आपने ढंग से बुक पढ़नी है, आपने लाइन बाय लाइन पढ़ना है। अगर आपने सब कुछ पढ़ लिया, कौन सा फॉर्म कितने दिन में जाता है, कौन सा सेक्शन नंबर है, और क्या कहते हैं कितने डेज में जा रहा है, कौन सा फॉर्म नंबर है, और क्या क्या उसके मेन पॉइंट्स हैं हर एक चीज के, अगर आपको ये याद है तो आप बड़े प्यार से कर लोगे। और ये चीज की जिम्मेवारी मेरी है कि मैं पूरा ये करवाऊंगा और विद लॉजिक्स कराऊंगा कि ऐसा क्यों है, और उसके कंसेप्ट समझा दूंगा मैं साथ साथ। देखते हैं क्या है। तुम्हारा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। अपनी तरफ से मैं ट्राई करूंगा, तुम लोगों को नहीं भी आता तो थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट समझा दूं, साथ साथ रीजन समझ आ जाए ऐसा क्यों है। ठीक है। तो ये ऊपर नीचे है, अलग अलग चैप्टर वाइज है। पहले मेरे दिमाग में आया था कि मैं चैप्टर वाइज करवा दूं, पहले एक चैप्टर का पकड़ूं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को, फिर पहले कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट के करा दूं, फिर कंपनी लॉ का पकड़ूं, फिर खाली कंपनी लॉ के करा दूं। लेकिन दिक्कत ये आ रही है, अब क्वेश्चन नंबर 1 कॉन्ट्रैक्ट का है, उसके बाद पता नहीं दूसरा क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट का कौन से नंबर पे होगा। वो इतनी बड़ी परेशानी थी, मैंने कहा ढूंढते ढूंढते या तो सबको अलग करके बनाऊं, इतना टाइम नहीं था। तो इसलिए मैंने बताया कि एक बार पूरा कोर्स खत्म कर लेना, तब इसको बैठना तसल्ली से। ठीक। और अदरवाइज अगर नहीं भी कर रहा है ना, तो मैं ट्राई करूंगा कि तुम्हारे लोगों ने अगर एक बार गो थ्रू भी कर रखा है, कि मैं साथ साथ कंसेप्ट समझाता रहूंगा, समझ आ जाएगा। अब जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन है। कहता है द टर्म सब एजेंट इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी इज डिफाइंड एज अ पर्सन एम्प्लॉयड बाय एक्टिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ डैश। पहले तो मैं समझाता हूं कंसेप्ट क्या है। सब एजेंट होता कौन है, देखो। एक नॉर्मल कंसेप्ट होता है, एक होता है प्रिंसिपल, एक होता है एजेंट। एक होता है प्रिंसिपल और एक होता है एजेंट। एजेंट जो होता है, जैसे सपोज प्रिंसिपल रहता है मुंबई में और एजेंट रहता है दिल्ली में। इस प्रिंसिपल के ना दिल्ली में बहुत सारे कस्टमर्स हैं, मान लो शॉप 1, शॉप 2, शॉप 3, शॉप 4। मान लो ये सब इस प्रिंसिपल की कस्टमर्स हैं, शॉप्स। और प्रिंसिपल पे ऐसी एक स्टेट नहीं, ऐसी बहुत सारी स्टेट है और हर स्टेट में अलग अलग कस्टमर है। प्रिंसिपल के पास इतना टाइम नहीं है कि वो हर स्टेट में जा जाकर अपने हर कस्टमर से मीट करे, सारे शॉप वालों से मीट करे। मान लो ना प्रिंसिपल होलसेलर है और वो सारे शॉप वाले रिटेलर है, वो सारे इसके कौन हो गए, कस्टमर। और इस पे इतना टाइम नहीं है कि हर स्टेट में जाए। तो ये क्या करेगा, अपना हर स्टेट में एक एजेंट अपॉइंट कर देगा। मान लो इसे दिल्ली के लिए एक एजेंट अपॉइंट कर दिया, और इस एजेंट को ड्यूटी दे दी कि तो इन सारी शॉप्स पे जाके डीलिंग तू करेगा, मेरे बिहाफ पे सारे गुड्स तू बिकवाएगा, वहां से पेमेंट सारी तू कलेक्ट करेगा। तो एजेंट का काम क्या होता है, प्रिंसिपल के बिहाफ पे गुड्स बिकवाना। गुड्स बिकवाने के बाद वो अपनी कमीशन काट लेगा, उसके बदले वो कमीशन लेगा गुड्स बिकवाने के लिए, और जो पैसे बचेंगे वो प्रिंसिपल को वापस कर देगा, प्रिंसिपल को पेमेंट कर देगा। ये होता है प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप। ठीक है, ये आपने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा होगा। अब होता क्या है कि एजेंट भी ना दो तरीके के होते हैं। एक होता है सब एजेंट, एक होता है सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। एक होता है सब एजेंट, एक होता है सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। मान लो एग्जांपल लेके समझाते हैं, फिर मैं ये कंसेप्ट समझ आ गया फटाफट, फिर वो ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। मान लो एक पर्सन है ए, मान लो एक पर्सन है बी। मान लो ये प्रिंसिपल है
ये एजेंट है। मान लो प्रिंसिपल ने एजेंट को बोला कि भाई मेरा काम कर, मेरे ये वाले गुड्स बिकवा दे, मेरे ये वाले गुड्स बिकवा दे। एजेंट कहता है सर मैं नहीं बिकवाता, मैं बिकवा नहीं पाऊंगा इन गुड्स को, मेरे पास थोड़ा सा शेड्यूल टाइट है, मैं अपनी जगह पे सी को अपॉइंट कर देता हूं, ये आपके गुड्स बिकवा देगा, और मैं नहीं बिकवाऊंगा, मैं बाहर हो जाता हूं, मेरी जगह आप सी से बिकवा लो, वो आपके गुड्स बिकवा देगा। इसको हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूटेड एजेंट, क्योंकि यहां पे बी तो पिक्चर से बाहर हो गया। अब कल को कोई भी जिम्मेवारी होगी तो वो सी की होगी, क्यों? बी ने तो क्लियर कट बोल दिया कि सर मेरे बस की नहीं है बिकवाना, ऑल्दो मैं आपका एजेंट हूं लेकिन मैं यहां नहीं बिकवा पाऊंगा, मेरी थोड़ी सी मजबूरी है, जो भी व्हाटसोएवर रीजन है, आप मेरी जगह किसी और से बिकवा लो। और इसने कहा कि वो बंदा मैं ही दिलवा देता हूं आपको, तो इसने बी ने अपनी जगह पे उसको बंदा दिलवा दिया सी। इसका मतलब वो सब्स्टिट्यूट कर गया, बी की जगह पे कौन आ गया? सी, और बी पिक्चर से ही बाहर हो गया, इसे हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। तो एक तो होता है सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। अब मैं बताता हूं सब एजेंट कौन होता है। मान लो एक पर्सन है ए, मान लो एक पर्सन है बी, ये प्रिंसिपल है, ये एजेंट है। प्रिंसिपल ने एजेंट को बोला कि भाई मेरे गुड्स बिकवा दे, एजेंट ने कहा ठीक है मैं बिकवा दूंगा, लेकिन ना मैं अकेले नहीं बिकवा पाऊंगा, मैं अपने आगे नीचे भी जूनियर अपॉइंट कर लेता हूं, आगे भी बंदे अपॉइंट कर लेता हूं जो मेरे साथ साथ वो भी बिकवाएंगे, कुछ वो बिकवा देंगे कुछ मैं बिकवा दूंगा, साथ में मिलकर काम कर लेंगे। तो इसने आगे अपॉइंट करा सी, बी ने अपने नीचे एक बंदा अपॉइंट करा सी, इसे हम बोलेंगे सब एजेंट। कुछ फर्क समझ आया सब एजेंट और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट में? सब्स्टिट्यूटेड एजेंट के अंदर उसने पहले वाले को बी को रिप्लेस ही कर दिया था, बी पिक्चर से ही बाहर हो गया था, बी की जगह काम ही कौन करेगा? सी। इस सब एजेंट वाले केस के अंदर एजेंट भी रहेगा, सब एजेंट भी रहेगा। सब एजेंट किसके कहने पे काम करेगा? एजेंट के कहने पे काम करेगा, और एजेंट किसके कहने पे काम करेगा? प्रिंसिपल के। लेकिन ऊपर वाले में फर्क क्या था? ऊपर वाले में सब्स्टिट्यूटेड एजेंट किसकी जगह पे आया? एजेंट की जगह पे। तो अब वो सिर्फ किसकी सुनेगा? प्रिंसिपल की सुनेगा, क्योंकि एजेंट ओरिजिनल एजेंट तो पिक्चर से बाहर हो चुका है, बी तो पिक्चर से बाहर हो चुका है ना। और इस वाले केस में क्या, बी भी है, सी भी है और ए भी है। तो इसका मतलब ए ने बी को एज एजेंट अपॉइंट करा, बी ने आगे सी को एज सब एजेंट अपॉइंट करा, तो इधर सी जो है वो बी की भी सुनेगा और बी किसकी सुनेगा? ए की। तो अगर समझने वाली चीज ये है तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे जो बी है ये ओरिजिनल एजेंट है, जिसको प्रिंसिपल ने अपॉइंट करा, इसको नाम दे सकते हैं ओरिजिनल एजेंट, और सी कौन हो गया? सब एजेंट। इसका मतलब सी को किसने अपॉइंट करा है? सब एजेंट को किसने अपॉइंट करा? ओरिजिनल एजेंट ने। इसका मतलब सब एजेंट को प्रिंसिपल अपॉइंट नहीं कर रहा, कौन कर रहा है? एजेंट अपॉइंट कर रहा है, ओरिजिनल एजेंट। तो अब यही वो पूछ रहा था क्वेश्चन में, ये देख लो। द टर्म सब एजेंट इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी इज डिफाइंड एज अ पर्सन एम्प्लॉयड बाय एंड एक्टिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ। कह रहा सब एजेंट एक ऐसा बंदा है जिसको डैश अपॉइंट करता है और वो उसी के कंट्रोल में काम करता है। कौन अपॉइंट करता है? ओरिजिनल एजेंट। कौन अपॉइंट करता है? ओरिजिनल एजेंट, और वो उसी के कंट्रोल में काम करता है, सब एजेंट। लेकिन अगर मैं सब्स्टिट्यूटेड एजेंट की बात करूं, किसकी बात करूं? सब्स्टिट्यूटेड एजेंट की, तो उसको अपॉइंट तो एजेंट करवा देता है, लेकिन वो किसके कंट्रोल में काम करता है? प्रिंसिपल के कंट्रोल में काम करता है। वो एजेंट के, ओरिजिनल एजेंट के कंट्रोल में काम नहीं करता सब्स्टिट्यूटेड एजेंट, लेकिन ये किसके कंट्रोल में काम करता है? ओरिजिनल एजेंट के कंट्रोल में काम करता है। पहला हो गया। द फर्स्ट एंडोर्समेंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कैन बी मेड बाय द बैंकर, पेई, होल्डर इन ड्यू कोर्स एजेंट। जरा समझाता हूं क्या है ये। एंडोर्समेंट का मतलब समझो क्या है। देखो, मान लो एक पर्सन है मिस्टर ए, मान लो एक पर्सन है मिस्टर बी। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एक चेक काट के दिया 10 लाख रुपए का, चेक काट के दिया 10 लाख रुपए का। तो ऐसा एक चेक होगा, मान लो एक चेक है, इधर आपने देखा होगा चेक में यहां पे लिखा होता पर पे, यहां लिखा होता है अमाउंट, यहां पे लिखे होते हैं सिग्नेचर, ऐसा ही होता है, ऊपर होती है डेट, ऐसा कुछ होता है। अच्छा, मान लो अगर ए ने बी को चेक काट के दिया, इसका मतलब पे वाली जगह पे बी का नाम आएगा, बी को चेक मिलना है, और साइन कौन करेगा? ए। यही होगा ना, ए ने बी को चेक काट के दिया, मैं किसी को चेक काट के दे रहा हूं तो साइन मैं करूंगा, और जिसको काट के दिया उसका नाम ऊपर पे वाली जगह पे आएगा। तो यहाँ पे ए ने बी को काट के दिया तो पे वाली जगह बी का नाम आ गया, नीचे साइन होगा ए के। तो जो चेक काट रहा है ना उसे हम बोलते हैं ड्रॉर, और जिसको पेमेंट होगी उसे हम बोलते हैं पेई। पेई होता है टू हुम पेमेंट इज मेड, तो यहाँ पे बी हो गया पेई।
अच्छा, वह बी ने इस चेक को एंडोर्स करना चाहता है। एंडोर्स का मतलब होता है वो किसी और को आगे ट्रांसफर करना चाहता है कि ये पेमेंट मेरे को ना हो, किसी और को। तो मान लो इस चेक, आपको पता होगा ना चेक के पीछे ब्लैंक जगह होती है पीछे, मान लो उस चेक के पीछे ना, उस चेक के पीछे, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का क्वेश्चन है। जो बच्चे मेरे से पढ़े हैं ना यार, मैं तो हंस रहा था देख देख के, उनको तो मजाक लग रहा होगा। हमारी बुक में एक एक चीज कवर है, ए टू जेड हमारी बुक में एवरीथिंग कवर्ड है, और आपको कुछ भी बाहर नहीं मिलेगा। प्लस जो हमारे वीडियो लेक्चर्स थे, जो बच्चे हमारे से पढ़े हैं, उनको तो मेरे को लग रहा है हंसी आ रही होगी देख देख के कि इसमें कुछ है ही नहीं। अब जरा समझना, तो आप लोग तो बेफिक्र रहो, जो बच्चे अपने वाले मेरे वाले उनको तो मैं नहीं भी कराता चलता, लेकिन मैंने कहा यार यूट्यूब फैमिली बहुत बड़ी है, जो बेचारे क्लास अफोर्ड नहीं भी कर सकते या किसी और टीचर से ले रहे हैं, उन्होंने कैसे कराया कैसे नहीं कराया, इसलिए मैंने यहाँ पे जिम्मेवारी ले ली कि चलो मैं बिट क्वेश्चंस तो करा ही दूंगा। और ऑलरेडी मैंने कंप्लीट होगा मैराथन तो डाल ही रखा है यूट्यूब पे। तो यहाँ पे अब ए ने बी को काट के दिया, इसका मतलब पेमेंट बी को मिलनी थी, बी कौन है, पे। अब ना बी चाहता है, सपोज बी की आगे किसी सी से डीलिंग थी, तो बी ने ना वो चेक सी को काट के दिया है। अच्छा वैसे इस चेक का मालिक कौन हो गया, जब मैंने किसी को चेक काट के दे दिया, अब चेक वो क्लियर कराएगा, तो चेक का मालिक कौन हो गया, वो जिसको मैंने दिया। तो जैसे ए ने अगर बी को चेक काट के दिया, चेक का ऑनर कौन था, बी, तो पे ही कौन है, बी, पेमेंट भी उसी को मिलनी है, ऑनर भी वो है अब चेक का। अब मान लो चेक के बैक साइड पे वो एंडोर्स करने के लिए लिख देता है बंदा पे टू सी, और नीचे साइन कौन मारेगा, बी। साइन अब नीचे कौन मारेगा, बी, क्योंकि चेक का मालिक कौन है, बी। बी को पैसे मिलने थे लेकिन बी खुद नहीं क्लियर करवा रहा, उसने वो चेक आगे किसी को काट के दे दिया, सी को काट के दे दिया और नीचे साइन मार दिया बी ने। इसे हम बोलते हैं एंडोर्समेंट। इसी को हम क्या बोलते हैं, एंडोर्समेंट। चेक को आगे फर्दर ट्रांसफर कर देना, चेक को आगे फर्दर ट्रांसफर कर देना। मेरे ए ने मेरे को काट के दिया, मान लो 10 लाख रुपए का चेक था, तो अमाउंट वाली जगह पे 10 लाख आ गया। तो ए ने जब बी को 10 लाख काट के दिया, वो 10 लाख रुपए बी कैश करवा सकता था, लेकिन बी ने किसी सी बंदर डीलिंग कर ली और बी ने वो चेक आगे सी को दे दिया। तो वो कैसे देगा, फ्रंट तो भर चुका है, तो वो चेक के बैक साइड पे लिख के दे देगा पे टू सी, और नीचे बी अपने साइन मार देगा, क्योंकि अब चेक का मालिक वो है। इसे हम बोलते हैं एंडोर्समेंट। इसका एंडोर्समेंट कौन करता है, पे ही करता है। तो इसका आंसर हो गया बी, इसका आंसर हो गया बी, पे। ठीक, अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म अंडर वॉलंटरी डिसोल्यूशन। ये पार्टनरशिप एक्ट का क्वेश्चन है, तुम्हें मैं जरा दिखा भी दूं क्वेश्चन क्या है। सीएम में इंटर की लॉ की बुक, ये कहां से क्वेश्चन पूछा है मैं तुम्हें दिखा भी देता हूं। बिजनेस लॉ, साथ साथ टॉपिक भी समझा दूंगा ना थोड़ा थोड़ा। ये मैं अपनी बुक से करा रहा हूं, लेकिन आपको स्टडी मैट में भी मिल जाएगा, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैंने अपनी बुक थोड़ी सिंप्लीफाई कर रखी है बस। स्टडी मैट आपको पता ही आपका कैसा बनता है और वो अमेंडेड नहीं होता, हमारी बुक प्रॉपर्ली अमेंडेड है। ये देखो, ये हमारी बुक में टॉपिक आ गया डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अब तुम अगर देखोगे ना, तो एक पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कराने के ना दो तरीके होते हैं, तो मैं भी दिखाता हूं। ये मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन दो तरीके होते हैं। एक होता है विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट का मतलब होता है वॉलंटरी डिसोल्यूशन, मतलब आप अपनी इच्छा से कर पा रहे हो, आपको कोर्ट की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। एक होता है विद द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, मतलब आपकी फर्म बिना कोर्ट की परमिशन के बंद हो ही नहीं सकती। एक हो गया विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, ये ऊपर वाले सारे केसेस हैं। और फिर नीचे आ रहा है डिसोल्यूशन बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, तो ये वो सारे केसेस हैं जहां पे आपकी फर्म कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू ही बंद होगी, उसके बिना बंद नहीं होगी। तो अच्छा, मैं कह सकता हूं विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट को ही मैं दूसरा नाम दे सकता हूं वॉलंटरी डिसोल्यूशन, वॉलंटरी। तो वॉलंटरी डिसोल्यूशन में क्या क्या आता है, पहला बाय एग्रीमेंट। तीन पार्टनर है, तीन पार्टनर ने मिलकर बनाई और तीनों पार्टनर अब म्यूचुअली एग्रीमेंट करके डिसाइड कर रहे हैं कि अब हम फर्म नहीं चलाएंगे। इसका मतलब उन्होंने कोर्ट की परमिशन लेने की जरूरत थोड़ी है, आपस में डिसाइड कर लिया अब हम फर्म नहीं चलाएंगे तो नहीं चलाएंगे, बात खत्म। पहला हो गया। नेक्स्ट होता है कंपल्सरी डिसोल्यूशन। कंपल्सरी डिसोल्यूशन में क्या है, बाय एडजुडिकेशन ऑफ ऑल द पार्टनर इंसॉल्वेंट और एक्सेप्ट वन, मतलब आपकी फर्म के अंदर अगर 5 पार्टनर हैं, या तो पांचों के पांचों इंसॉल्वेंट हो गए, या 5 में से 4 इंसॉल्वेंट हो गए, एक इंसॉल्वेंट नहीं भी हुआ तो भी क्या बात है, क्योंकि लॉ कहता है कि जो बंदा इंसॉल्वेंट हो जाता है वो इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और पार्टनरशिप अपने आप में कॉन्ट्रैक्ट है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर पांचों के पांचों पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए तो पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। और अगर 5 में से 4 इंसॉल्वेंट हो गए और एक सॉल्वेंट बच भी गया, तब भी पार्टनरशिप फर्म खत्म ही हो जाएगी। उसका रीजन क्या है, अकेला बंदा क्या पार्टनरशिप चलाएगा, है ना, सॉल्वेंट होने के बाद भी, तो भी खत्म हो जाएगी। तो ये भी कंपलसरी में आ गया, लेकिन यहाँ उन्हें क्या कोर्ट की परमिशन लेने की जरूरत है। इंसॉल्वेंट हो गए, बात खत्म, फर्म बंद हो जाएगी। फर्म क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। बाय तो एक ये हो गया, यह कहता है बाय द हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट व्हिच बिकम्स अनलॉफुल। अगर आपका बिजनेस आप जिस चीज का करा करते थे, अगर वो बिजनेस अनलॉफुल हो गया,
गवर्नमेंट ने अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया उस बिजनेस को, तो ऑटोमेटिक आपकी फर्म बंद हो जाएगी। ऑटोमेटिक आपकी फर्म क्या हो जाएगी? बंद। जैसे एग्जांपल, आप पॉलिथीन बैग्स का काम करा करते थे, गवर्नमेंट का ऑर्डर आ गया कि आज से प्लास्टिक बैग्स बैन है, तो पॉलिथीन बैग्स बैन हो गए तो आपकी फर्म बंद हो जाएगी। या कोई ऐसे नीचे लिखा है डिसोल्यूशन ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिजेंसीज, फॉर एग्जांपल सारे पार्टनर्स की डेथ हो गई वगैरह वगैरह। या अगर वो पार्टनरशिप एट विल थी, पार्टनरशिप एट विल पढ़ा था ना, पार्टनरशिप एट विल एक वो पार्टनरशिप होती है जहां पे आप ये डिसाइड नहीं करते कि कब तक चलेगी और कब खत्म होगी। दो बंदों ने पार्टनरशिप बनाई लेकिन उसका कोई टाइम डिसाइड नहीं करा कितने साल तक पार्टनरशिप में काम करेंगे, तो उस केस में हमने पढ़ा था कि अगर कोई टाइम डिसाइड ना हो तो कोई भी पार्टनर उस फर्म को कभी भी बंद करा सकता है नोटिस सर्व करके। तो ये 4 केस वो वाले केस है जहां पे आपकी फर्म वॉलंटरी बंद हो सकती है बिना कोर्ट की परमिशन के। और फिर अब नीचे वाले केस में आए, ऑर्डर ऑफ कोर्ट, ये वो केस है जहां पे अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म बंद अगर आपको करवानी है तो कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। एग्जांपल, 2 पार्टनर हैं या 3 पार्टनर हैं और उनमें से एक पार्टनर या 2 पार्टनर अनसाउंड माइंड हो गए, मतलब 2 पार्टनर है, मान लो उसमें से एक अनसाउंड माइंड हो गया। अब तुम कहते हो जी फर्म बंद करनी है, तो लॉ कहता है ऐसे बंद नहीं होगी, किसी के तुम्हारे बोलने से कोई पागल पागल नहीं हो जाएगा। जब तक किसी पागल को कोर्ट पागल डिक्लेयर नहीं करेगा तब तक वो पागल पागल नहीं है। ये बात समझ आती है? इसका मतलब अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड मीन जिसका दिमाग काम नहीं करता, वो तब तक अनसाउंड माइंड नहीं माना जाएगा जब तक उसे कोर्ट डिक्लेयर नहीं करता। इसका मतलब अगर आपका कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड हो और आप फर्म बंद कराना चाहते हो, पहले कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। कोर्ट उसे डिक्लेयर करेगा अनसाउंड माइंड, तभी फर्म बंद होगी, वरना नहीं होगी। परमानेंटली इनकैपेबल, अगर आपके कोई पार्टनर परमानेंटली उसका हाथ पैर कट गया, आप ये बोलते हो और अब आपको लगता है कि वो पार्टनर फर्म नहीं चला पाएगा, तो ऐसा भी तो हो सकता है झूठ बोल रहे हो, या वो पार्टनर कहते जी मेरा हाथ कटा लेकिन मैं काम करने को तैयार हूं। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं नहीं कर पाएगा, ये झूठ बोल रहा है, या तो या दूसरा वाला बोलता है नहीं मैं तो करना चाहता हूं, ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ भी कोई डिस्प्यूट होता है, अगर कोई परमानेंटली इनकैपेबल हो जाता है तो उस केस में आपको कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी आपकी फर्म बंद होगी। मतलब ये वो केस है जहां पे आपको कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन क्या है जरा समझना। क्वेश्चन ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म अंडर वॉलंटरी डिसोल्यूशन, इनमें से कौन सा वॉलंटरी डिसोल्यूशन में नहीं आता। अच्छा, वॉलंटरी डिसोल्यूशन के अंदर अभी हमने ऊपर पढ़ा एग्रीमेंट वॉलंटरी डिसोल्यूशन में आता है। वॉलंटरी का मतलब जहां पे आप बिना कोर्ट की परमिशन के कर रहे हो, तो एग्रीमेंट वाला तो आप बिना कोर्ट की परमिशन के कर सकते हो, तो ये तो आता है। नेक्स्ट, हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिजेंसीज, ये भी ऊपर आ रहा था, ये भी ऊपर आता है कि कोई कंटिजेंसी हो गई, बिजनेस अनलॉफुल हो गया, मैंने बताया था तो बंद हो जाएगा, आपको कोर्ट की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। कंपल्सरी डिसोल्यूशन वाला पॉइंट, जहां पे मैंने बताया तुम्हें ऊपर कि वो सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, है ना, तो वो भी ऊपर ही आ रहा था, कोर्ट की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये थर्ड पॉइंट, डिसोल्यूशन ऑन बिकमिंग अ पार्टनर अनसाउंड माइंड, क्या अनसाउंड माइंड वाला पॉइंट वॉलंटरी में आता है? नहीं आता। अनसाउंड माइंड वाला किस में आता है? उस वाले में, कोर्ट की परमिशन वाले में। वॉलंटरी में कौन से आते हैं? जो बिना कोर्ट की परमिशन के आप कर सकते हो अपनी फर्म बंद। तो ये अनसाउंड माइंड वाला तो अभी हमने पढ़ा, ये अनसाउंड माइंड वाला तो कहां पे आ रहा है? यहां पे आ रहा है, कोर्ट के ऑर्डर वाले में। तो इसका मतलब इसका आंसर हो गया सी, डिसोल्यूशन ऑन बिकमिंग अ पार्टनर ऑफ अनसाउंड माइंड। अगर कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड होता है तो वो वॉलंटरी में नहीं आएगा, आपको कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है, व्हाइट वॉश और कलर वॉश शुड बी कैरिड आउट एटलीस्ट इन अ पीरियड ऑफ, ये फैक्ट्री तक का क्वेश्चन है कि आपको हर एक फैक्ट्री के अंदर आपकी कलर वॉश करानी चाहिए हर 14 महीने में, 14 मंथ्स में, वहां पे लिखा हुआ है। ये तो सिंपल था, इससे बताने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट आता था टर्म फैमिली। तुमको मैंने फैमिली की डेफिनेशन करवाई थी एम्प्लॉइज स्टॉक इंश्योरेंस एक्ट के अंदर, और कह रहा है फैमिली में क्या कवर नहीं होता। देखो, अगर हस्बैंड है तो उसकी वाइफ, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, फैमिली में कौन कवर नहीं होता? जो आपके ब्लड रिलेशन वाले हैं ना, वो तो कवर होंगे। लेकिन सपोज अगर आपकी कोई बेटी थी और उसकी शादी हो गई और वो किसी दूसरे घर में चली गई और वो अब उस घर में सेट है और वो इंडिपेंडेंट है, तो फिर उस केस के अंदर आपके ऊपर क्या नहीं लगेगा? आप फैमिली की डेफिनेशन में नहीं आओगे, क्योंकि आप दूसरी फैमिली का पार्ट बन गए। मेरी कोई बहन थी, मेरी कोई बेटी थी, तो अगर वो इंडिपेंडेंट है और वो किसी ऐसे घर में उसकी शादी हुई है जहां पे उसको हमारे ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, तो फैमिली का पार्ट नहीं है। लेकिन अगर कोई मेरी बहन थी और वो विडो हो चुकी है और वो मेरे ऊपर ही डिपेंड है, फिर वो फैमिली का पार्ट है। लेकिन अगर वो इंडिपेंडेंट है और वो उस फैमिली में खुश है जहां उसकी शादी हुई है, तो फिर मेरी फैमिली का पार्ट नहीं है। तो ये पूछ रहा फैमिली के पार्ट में क्या नहीं आएगा? तो स्पाउस तो आएगी, वो मेरे पे डिपेंड है। मेरा माइनर अडॉप्टेड चाइल्ड, किसी बच्चे को मैंने अडॉप्ट करा, मेरे घर में रह रहा है, तो वो मेरे पे डिपेंड है, वो फैमिली में आएगा। कोई डिपेंडेंट अनमैरिड डॉटर, मेरी बेटी अनमैरिड है और मेरे पे डिपेंडेंट है, तो वो भी आएगी। लेकिन एन इंडिपेंडेंट मैरिड सिस्टर, मेरी सिस्टर है, पहली बात तो वो इंडिपेंडेंट है, ऊपर से उसकी शादी भी हो चुकी, दूसरे घर में चली गई, तो अब वो मेरी फैमिली का पार्ट नहीं है, वो दूसरी फैमिली का पार्ट होगी, तो वो फैमिली में नहीं आएगी ईएसआई एक्ट के अकॉर्डिंग। ईएसआई नॉल दो वैसे मेरी वो रिश्तेदार है, लेकिन एज पर ईएसआई एक्ट नहीं है, मैंने कराई भी थी वहां पे डेफिनेशन बहुत डिटेल में। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट टू सेफ्टी मेजर्स,
सेफ्टी मेजर में क्या क्या आता है? आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन, कुछ याद होगा मैंने बताया था, ह्यूमिडिफायर क्रिएट करना, क्या ये सेफ्टी मेजर है? कुछ नहीं, ये तो ह्यूमिडिटी क्रिएट करी जाती है, आपको पता होगा ना। कुछ देखो, हम लोग कहते हैं ना कई बार बारिश का मौसम में ह्यूमिडिटी हो गई, और कुछ जगह ऐसे हैं जहां पे जैसे पोल्ट्री फार्म वगैरह हो गए, वहां पे ना हमारे को आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन लगाना होता है ताकि 12 महीने टेम्परेचर सेम रहे, ताकि मुर्गी अंडे देती रहे, वरना साल में टेम्परेचर बदलता रहता है। तो ये कोई सेफ्टी मेजर तो है नहीं। नेक्स्ट, वेंटिलेशन, वेंटिलेशन तो कोई सेफ्टी नहीं होती, ये तो एक नॉर्मल है। फेंसिंग ऑफ मशीनरी, फेंसिंग मशीनरी समझ आता है? मशीनरी के चारों तरफ ना, अगर कोई मशीनरी खतरनाक है तो किसी बंदे का हाथ ना आ जाए, तो मशीनरी के चारों तरफ एक वॉल बनवा देना कि कोई बंदा उस मशीनरी के अंदर ना घुस जाए, उसका हाथ ना आ जाए। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं फेंसिंग ऑफ मशीनरी इज अ सेफ्टी मेजर। और चौथा है फर्स्ट एड अप्लायंसेस। फर्स्ट एड अप्लायंसेस नॉट अ सेफ्टी मेजर। बच्चे ने इसको लिख देता आंसर में। देखो, फर्स्ट जब आपको चोट लग गई, लगने के बाद आपको दवाई लगाने के लिए फर्स्ट एड काम आता है। लेकिन सेफ्टी का मतलब क्या होता है? आपको वो चीज होए ना, होने से पहले ही आप बच जाओ। फर्स्ट एड का रोल तो कब होता है? जब आपके साथ कुछ गलत हो गया, उसके बाद आपको पट्टी वट्टी करनी है। लेकिन सेफ्टी का मतलब क्या है? कि आपके साथ कुछ गलत हो ही ना, उससे पहले ही आप बच जाओ। तो इसका आंसर होगा सी, फेंसिंग ऑफ मशीनरी इज अ सेफ्टी मेजर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ही गलत है, बताता हूं क्यों। कहता है इफ अ कंपनी डज नॉट हैव अ कॉमन सील द शेयर सर्टिफिकेट शैल बी साइंड बाय। पहले तो यहीं रुक जाओ। पुराने वाले कंपनी एक्ट में, कंपनीज एक्ट 1956 में, कंपनी के अंदर कॉमन सील क्या होता है? जैसे इंडिविजुअल साइन करता है अपने हाथ से, तो कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, लेकिन कंपनी अपने हाथ से साइन तो कर नहीं सकती। तो इसलिए कंपनी के बिहाफ पे साइन कैसे करे जाते हैं? उसकी स्टैंप लगाई जाती है, कॉमन सील बोलते हैं। कॉमन सील जो होती है ना, वो पुराने वाले कंपनी एक्ट में लगाना मैंडेटरी था। नए वाले कंपनी एक्ट में कॉमन सील को लगाना ऑप्शनल है। आपको लगाना है लगाओ, नहीं लगाना ना लगाओ। कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 के अंदर अमेंडमेंट आई थी, और उसके बाद कंपनी को कॉमन सील लगाना ऑप्शनल कर दिया गया था कि हर एक कंपनी की मर्जी है, लगाना है लगाओ, नहीं लगाना ना लगाओ। तो आज की डेट में कंपनीज को कॉमन सील लगाना मैंडेटरी है ही नहीं, तो बात ही खत्म हो गई, ये क्वेश्चन ही गलत है। लेकिन पुराने वाले कंपनी एक्ट में ये होता था कि अगर कंपनी में कॉमन सील नहीं है तो आपको कम से कम 2 डायरेक्टर के साइन करवाने हैं। 2 डायरेक्टर क्या कराने हैं? शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर। जब कोई कंपनी शेयर सर्टिफिकेट इशू करती है ना, जैसे आपने शेयर परचेज करे, तो कंपनी आपको शेयर सर्टिफिकेट इशू करेगी कि आपने हमारी कंपनी कितने शेयर लिए, उससे शेयर सर्टिफिकेट पे लिख के देगी। तो कंपनी के उसके ऊपर कॉमन सील लगी होती थी। लेकिन लॉ में ये भी लिखा हुआ था पुराने वाले कंपनी एक्ट में कि अगर आपकी कंपनी में कॉमन सील नहीं है तो 2 डायरेक्टर के साइन होने चाहिए। तो ये पुराना वाला क्वेश्चन है, पुराने कंपनी लॉ के हिसाब से, लेकिन डला हुआ तुम्हारे इसमें तो गलत है वैसे, लेकिन इसका आंसर होगा ए। नॉलेज के लिए बता दिया। नेक्स्ट, इन केस ऑफ ई वोटिंग नोटिस शैल बी सेंट एज एन अटैचमेंट इन पीडीएफ फाइल। ये तो सिंपल है, तुमको मैंने बताया था जब तुम लोगों ने मेरे से जनरल मीटिंग चैप्टर पढ़ा था। जो बच्चे मेरे से पेन ड्राइव और गूगल ड्राइव क्लास वाले बच्चे हमारे, तो मैम में जब जनरल मीटिंग में मैंने प्रॉपर ई वोटिंग बताया था कैसे होता है, ई वोटिंग कैसे कराई जाती है ना, एनएसडीएल की साइट से होती है, नेशनल। तो उसमें क्या होता है कि जब कंपनी ई वोटिंग कराती है तो सारी डिटेल्स, मीटिंग कब होगी, कैसे होगी, वोटिंग कैसे होगी, किस तरीके से होगी, उसको एक नोटिस बनाकर भेजती है। और वो जो नोटिस बनाकर भेजती है वो उसकी मेल पे भेजती है पीडीएफ फाइल में। तो उसका आंसर होगा पीडीएफ फाइल ए। नेक्स्ट आता है डायरेक्टर में बी इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर। आपने पढ़ा था ना मेरे से, कंसेप्ट पढ़ा था स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, डायरेक्टर वाले चैप्टर में। और आपने मेरे से पढ़ा था कि स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को अगर आप कंपनी में अपॉइंट करना चाहते हो तो या तो कंपनी के कम से कम 1000 शेयर होल्डर एग्री करें, और अगर आपकी कंपनी में 1000 शेयर होल्डर नहीं है तो उस केस के अंदर जितने भी हैं उसके 1/10, मतलब जैसे ये वाला रूल लगेगा, नॉट लेस देन 1000 शेयर होल्डर्स और 1/10 ऑफ सच शेयर होल्डर्स विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। तो मान लो अगर आपकी कंपनी में 100 ही शेयर होल्डर हैं तो फिर आप 1000 की लिमिट तो पूरी नहीं कर पाओगे ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, 100 का 1/10 कितना होता है? 10। तो 1000 और 10, अगर विच एवर इज लोअर, तो लोअर में कितना निकल के आया? 10। इसका मतलब अगर कंपनी के 10 शेयर होल्डर चाहें इस कंपनी में, जिस कंपनी में स्मॉल 100 शेयर होल्डर है, तो अगर ये 10 शेयर होल्डर भी चाहें तो उस कंपनी में एक स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। पढ़ा था ना स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का कंसेप्ट, दिखा दूं तुम्हारे को कहां था वो, ताकि हमारे बच्चों को तो पता लगता रहे ना कि ऐसा नहीं है कि कुछ भी हम ऊपर से करा रहे हैं। रमन सर ने सब पढ़ाया था, डायरेक्टर डायरेक्टर डायरेक्टर, ये रहा नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, वुमेन डायरेक्टर, ये रहा सेक्शन 151 डायरेक्टर इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर्स, ये रहा। इसमें आपने पढ़ा था, मैंने तुम्हें बताया था एवरी लिस्टेड कंपनी में हैव, और पहली बात तो लिस्टेड कंपनी को करना होता है,
और उनके बाद भी मे है, उनकी मर्जी है, करना है करें, नहीं करना ना करें। एक डायरेक्टर अपॉइंट करना है, कौन सा? स्मॉल शेयर होल्डर। अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, एटलीस्ट वन। और स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर कौन होता है? कि ऐसा नहीं कि वो डायरेक्टर छोटा होता है। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर वो डायरेक्टर होता है जिसको स्मॉल शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं, और स्मॉल शेयर होल्डर वो होते हैं जिनके पास 20,000 से ज्यादा के शेयर फेस वैल्यू के नहीं है। तो उसमें इन्होंने अपॉइंट करने के लिए, हमने देखो ये रूल पढ़ा था, नॉट इसको अपॉइंट करने के लिए कितने लोग नोटिस देंगे? या तो 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स और 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सच शेयर होल्डर्स विच एवर इज लोअर। तो यही वाला पॉइंट था, ये हमने पढ़ लिया, ये रहा। तो इसका आंसर ही होगा सी। नेक्स्ट, अब आया एथिक्स का क्वेश्चन 10। मेटा एथिक्स डील विद द नेचर ऑफ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, मॉरल जजमेंट, मटेरियल फैक्ट्स, एनिमल राइट्स। तुम्हें याद होगा मैंने बताया था कि मेटा एथिक्स बताता है, देखो एक होता है क्या, मेटा एथिक्स बताता है व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। नॉर्मेटिव एथिक्स दोनों में डिफरेंशिएट करना बताता है कि क्या सही क्या गलत, वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। लेकिन सही है क्या? देखो हमने बोला चोरी करना सही है, हमने बोला मर्डर करना गलत है, एग्जांपल लेके बात करें, तो क्या सही क्या गलत वो कौन बताता है? मेटा एथिक्स। अब ये जो ये सही है भी या गलत, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ये नॉर्मेटिव एथिक्स बताता है। एग्जांपल लेके बात करें, कोई क्रिमिनल का बेटा है तो उसका बाप उसको यही सिखाएगा, बाप क्रिमिनल है तो बेटे को भी यही क्राइम करना सिखाएगा। लेकिन हमारे माँ बाप ने क्या बोला था बचपन से ही? चोरी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना। तो इसका मतलब मेरे लिए हो सकता है चोरी करना गलत हो, लेकिन किसी चोर के बेटे के लिए, किसी का बाप ही चोर है तो बेटे को भी चोरी करना सिखाएगा, उनके लिए चोरी सही है। तो इसका मतलब कोई चीज पर्सन टू पर्सन, जैसे मैं नॉनवेज खाने का शौकीन हूं तो हो सकता है किसी को नॉनवेज अच्छा ना लगता तो उसके लिए वो गलत है, मेरे लिए वो सही है। इसका मतलब कुछ चीजें ऐसी जो पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं, तो हम किसके लिए चीज क्या सही है क्या गलत है वो चीज चेक करना, दैट इज नॉर्मेटिव एथिक्स। लेकिन क्या चीज वो वाक्य में ही सही है गलत है वो चीज चेक करना किसका काम है? मेटा एथिक्स का। किसी का मर्डर करना वो चीज गलत है वाक्य में, अब वो अलग बात है, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, वो नॉर्मेटिव एथिक्स चेक करेगा। लेकिन मर्डर करना चीज तो गलत है, वो किसने बताया? मेटा एथिक्स। तो मेटा एथिक्स किसमें डील करता है? मॉरल जजमेंट में। मॉरल जजमेंट मींस मॉरली वो चीज सही है या गलत, लॉजिकली। अब वो तुम्हारे हिसाब से ठीक है नहीं, वो बात की बात है नॉर्मेटिव के ऊपर, लेकिन मॉरली वो सही है नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा? मॉरल जजमेंट। नेक्स्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बी एक्चुअल ब्रीच, मे बी एंटिसिपेटरी ब्रीच, सी नन ऑफ द अबव, और ईदर ए और एंड बी। तो इसका आंसर आएगा डी। अच्छा, एक्चुअल मींस ब्रीच का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देना। दो बंदों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, दोनों की आपस में लड़ाई होगी, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, दैट इज एक्चुअल ब्रीच। एंटिसिपेटरी का मतलब होता है अनुमान लगाना, गेस करना। सामने वाले ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा नहीं है लेकिन आपको लग रहा है कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देगा, दैट इज एंटिसिपेशन, दैट इज एंटिसिपेशन, अनुमान लगाना। तो कॉन्ट्रैक्ट दोनों तरीके से टूट जाता है, एक्चुअल से भी एंटिसिपेटरी से भी, मैंने कराया भी था। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ एग्रीमेंट टू सेल। इनमें से एग्रीमेंट टू सेल का फीचर क्या नहीं है? पहला तुम्हें मैंने बताया था एग्रीमेंट टू सेल इज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटर लिखा है ना, एग्जीक्यूटरी, वाई मिस है यहाँ पे। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है? जहां पे दोनों पार्टीज की ड्यूटी पेंडिंग है। देखो सेल और एग्रीमेंट टू सेल में फर्क बताया था ना। सेल क्या होता है? मेरे पास कोई बंदा आया, उसने मेरे को कहा कि सर मेरे को ये चीज खरीदनी है, मैंने कहा खरीद लो। कह रहा कितने की? मैंने कहा 100 रुपए की। उसने मेरे को 100 रुपए दिए, मैंने उसको चीज दे दी, दैट इज सेल। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल क्या है? मेरे पास एक बंदा है, मेरे को चीज खरीदनी है, मैंने कहा खरीद लो। कहता है कितने की? मैंने कहा 100 रुपए की। कह रहा ठीक है मैं कल आकर खरीद लूंगा, मैंने कहा ठीक है मैं आपको कल बेच दूंगा। क्या उसने मेरे से चीज खरीद ली? नहीं। क्या मैंने उसे बेच दी? नहीं। लेकिन खाली ऑफर एक्सेप्टेंस हो गया, दिस इज एग्रीमेंट टू सेल। सेल नहीं हुई है अभी, एग्रीमेंट हुआ सेल होने का, सेल कल होगी। तो ये एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे अभी दोनों पार्टी की ड्यूटी पेंडिंग है, ना तो उसने पैसे दिए ना मैंने चीज दी। सेल टेक्स प्लेस फॉर एग्जिस्टिंग एंड स्पेसिफिक गुड्स। सेलर कैन sue for damages only in case of breach of the buyer. It gives a right to the buyer against the seller to sue for damages. इसलिए लिखा है not the feature of agreement to sell. बायर को अधिकार देता है सेलर टू sue for damages, केस कर सकते हो अगर सेलर ने आपके साथ एग्रीमेंट करा था, माल नहीं दे रहा। इसमें आएगा सेल टेक्स फॉर एग्जिस्टिंग एंड स्पेसिफिक गुड्स इज नॉट द फीचर ऑफ। जनरली हम एग्रीमेंट टू सेल ना कब करते हैं? हमारे पास चीज नहीं पड़ी, हम फ्यूचर में दे देंगे। अगर चीज हाथों हाथ पड़ी है तो हम ये बोलते हैं ले जाओ। तो बेसिकली इसका फीचर नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये लॉजिकली इन्होंने ना क्वेश्चन ही गलत बनाया तुम्हारे स्टडी मैट वालों ने। अगर तुम्हें प्रैक्टिकली बताऊं तो प्रैक्टिकली ऐसा भी तो होता है, कोई चीज एग्जिस्टिंग हो, एग्जिस्टिंग्स के अंदर हो, और एग्जिस्टेंस के अंदर होने के बाद वो बंदा आके आता है मैं कल आके खरीदूंगा, तो वो भी तो एग्रीमेंट टू सेल ही है। लेकिन इन लोगों ने यहाँ पे जो सबसे सफिशिएंट आंसर लग रहा है वो यही लग रहा है। क्यों? अब तुम इसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू सोचो कि जनरली एग्रीमेंट टू सेल अगर वो चीज हाथों पड़ी तो बंदा हाथों हाथ ही ले जाता, मगर उसे वो फ्यूचर में आके लेने की बात कर रहा है, एग्जिस्टिंग गुड्स है तो वो तो ले ही जाएगा ना। लेकिन हम एग्रीमेंट टू सेल कब करते होंगे? कोई चीज अभी नहीं है, फ्यूचर में होगी। तो इसलिए एग्रीमेंट टू सेल का ये सेकंड वाला फीचर नहीं है।
मेरे हिसाब से मैं एक बार आंसर देख लूं 12वें का, 12 का क्या आ रहा है, लेकिन लॉजिकली तो क्वेश्चन ही गलत है, इन्होंने बनाया ही गलत है। ये देखो, सेल टेक्स प्लेस फॉर एग्जिस्टिंग एंड स्पेसिफिक गुड्स, यही आंसर दिया इन्होंने। मैंने तो बताया ना, मैंने कहा अगर ये लॉजिकली क्वेश्चन गलत है, मैं तो समझा रहा हूं। एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है, जो चीज ट्रांजैक्शन फ्यूचर में हैपन होगी, तो ये थोड़ी फ्यूचर में हैपन होगी तो चीज भी फ्यूचर में बनेगी। हो सकता है चीज पहले से पड़ी हो हमारे पास, लेकिन उसकी ट्रांजैक्शन फ्यूचर में हो। तो ये लॉजिकली इन्होंने आंसर गलत दिया है तुम्हारे स्टडी मैट में, लेकिन जो बाकी ऑप्शन है वो भी तो मैच नहीं कर रहे, रीजन ये है। तो इसलिए बी मोस्ट सुटेबल मैं कह सकता हूं, लेकिन ये क्वेश्चन ही गलत है, लेकिन मोस्ट सुटेबल में बी आएगा। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ ड्राफ्ट। ड्राफ्ट का मतलब यहां पे बात कर रहा है डिमांड ड्राफ्ट की, डीडी। कभी बनवाया बैंक से डीडी? तो कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डीडी। डीडी डिमांड ड्राफ्ट, ड्राफ्ट का मतलब है यहां पे डिमांड ड्राफ्ट, डीडी। कभी बनवाया हो बैंक से डीडी? चेक और डीडी में फर्क तो पता होगा, कभी स्कूल के लिए कॉलेज के लिए डीडी बनवाया हो। चेक में क्या होता है कि मैंने किसी को चेक काट के दिया और मेरे बैंक से पैसे डेबिट हो जाएंगे, सामने वाले को मिल जाएंगे। इसका मतलब चेक जो है ना वो प्रीपेड नहीं है किस्म से। प्रीपेड समझ आता है? प्रीपेड समझ, जैसे रिचार्ज कराते हैं तो पहले उसमें पैसे डले होते हैं, आपने उसको है ना रिचार्ज, जैसे आप पहले प्रीपेड कार्ड आते थे ना, रिचार्ज कूपन आते थे, जितना पैसा डलवाओगे उतना चल जाएगा, प्रीपेड। तो डीडी जो होता है ना किस्म से प्रीपेड होता है। मतलब क्या, आप किसी के पास, चेक में तो क्या है कि आपने किसी को चेक काट कर दे दिया, सपोज 3 दिन के बाद का चेक काट कर दे दिया। अब वो मेरे बैंक में पैसे पड़े हैं या नहीं पड़े, सपोज मैंने किसी को 2 लाख का चेक काट के दे दिया, हो सकता है मेरे अकाउंट में खाली 50,000 रुपए पड़े हो, मैंने चेक काट के दे दिया। अब हो सकता है मैंने सपोज 3 दिन के बाद का चेक काट के दिया, हो सकता है मेरे पास कल पैसे आ जाए पूरे बैंक में, अपने बैंक में डलवा दूं, और जब वो बंदा चेक क्लियर करवाने जाएगा तो उसको मेरे पैसे पूरे 2 लाख मिल जाएंगे, अगर मेरे अकाउंट में सफिशिएंट पैसे होंगे। ऐसा हो सकता है ना कि ए के अकाउंट के अंदर सिर्फ 50,000 रुपए पड़े हैं और उसने बी को 2 लाख रुपए का चेक काट दिया। बच्चा कहता है सर अकाउंट में खाली 50,000 है, 2 लाख का चेक कैसे काट दिया? काट सकते हैं, चेक में क्या है, तो अभी तक वो कौन सा बैंक में पहुंचा क्लियर कराने। दिक्कत तो तब आएगी जब 20 चेक को बैंक में लेके जाएगा और कहेगा जी मेरे को ए ने 2 लाख रुपए काट के दिए हैं, चेक काट के दिए, मेरे को 2 लाख रुपए क्लियर कर दो ए के अकाउंट से डेबिट करके। वो तो तब बैंक बताएगा कि इसके अकाउंट में खाली 50,000 रुपए भाई, चेक क्लियर नहीं होगा, और चेक क्या हो जाएगा, बाउंस। चेक हो जाएगा बाउंस, वो क्लियर नहीं होगा। एक तरीका तो इसे हम बोलते हैं डिसऑनर हो गया, चेक क्या हो गया, डिसऑनर। और इसका तुम लोगों ने मेरे से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में सेक्शन पढ़ा था 138, सेक्शन 138 था बाउंसिंग ऑफ चेक का। तो चेक में क्या है कि आपके पास पैसा नहीं भी आप काट के दे सकते हो। अब इसने सपोज उसको 3 दिन के बाद का चेक काट के दिया, उसको लगता था कि मेरे पास 1-2 दिन में पैसे आ जाएंगे, हो सकता है इसके पास अगले दिन ही कहीं से 3 लाख रुपए आ गए, तो अब इसके अकाउंट में 3.5 लाख पड़े हैं। अब जब ये चेक क्लियर कराने जाएगा बी, तो ऑटोमेटिक इसके अकाउंट में 3.5 लाख पड़े हैं, तो तब इसका चेक क्लियर हो जाएगा 2 लाख का। इसका मतलब चेक के लिए आपके अकाउंट में जिस टाइम आप काट रहे हो उस टाइम सफिशिएंट पैसा होना जरूरी नहीं है, जब ये क्लियर करवाने जाएगा तब पैसा होना जरूरी है। लेकिन डीडी तो आपका क्या है, डीडी बहुत सारे लोग ना इसलिए ट्रस्ट नहीं करते ना, तो डीडी बनवा लेते हैं। डीडी में क्या है कि आपने ऑलरेडी, आप बैंक डीडी बनाता है, आप बैंक के पास गए और अपने बैंक को जाके बोला मेरे को 2 लाख का डीडी बना दो। इसका मतलब क्या है, आप बैंक को पहले 2 लाख रुपए दोगे तो वो एक डिमांड ड्राफ्ट बना देगा, वो डीडी बनवा देगा। डीडी का फायदा क्या है, वो प्रीपेड है। इसका मतलब डीडी में ना बाउंस होने वाला कोई चक्कर नहीं होता, जैसे चेक बाउंस हो जाता है ना, यहाँ बाउंस नहीं होता। ये तो पैसे आपने पहले दे के चीज खरीदी है, तो ये तो मिलेंगे मिलेंगे, समझ आती है बात। तो अगर मैंने किसी को डीडी काट कर दिया है, तो डीडी का मतलब तो ये है, इसलिए स्कूल वाले कॉलेज वाले ज्यादा डीडी मांगते हैं कि वो बाउंस नहीं होगा, कि मैंने उसको डीडी काट के दी तो पैसे मिलेंगे मिलेंगे, वो तो ऑलरेडी बंदे ने पैसे जमा करवाए हैं तभी डीडी बना है। लेकिन चेक में तो क्या, किसी ने अगर मैंने स्कूल वालों को चेक पकड़ा दिया है, मेरे बच्चे की फीस है ये लो, है ना, और वो चेक क्लियर ही नहीं हो, स्कूल वाले तो पागल है, घूमते रहेंगे, सर आपका चेक क्लियर नहीं हो, मैं उनको बोलूंगा ठीक है मैं डाल रहा हूँ, दोबारा पैसे डाल रहा हूँ। लेकिन डीडी में तो सब चक्कर ही नहीं होता है, डीडी पहले ही पैसे दे के बनता है। तो अब ये पूछ क्या रहा है, Which one of the following is not the element of draft? It cannot be drawn a private individual. DD private individual बन सकता है। It cannot be countermanded easily. Countermanded easily वो भी हो सकता है। It is open to the person to stop payment. आगे, और the bank undertakes the liability when a discharge in whose favor draft is issued. इसमें से कौन सा एलिमेंट ड्राफ्ट का नहीं है? पहला, it is open to the person to stop payment. DD की पेमेंट स्टॉप नहीं हो सकती। जैसे चेक मैंने किसी को काट के दिया और मेरे को लग रहा है नहीं मैंने इसे चेक काट कर नहीं देना था, तो मैं उस चेक को, जैसे सपोज मेरा चेक है, मैंने ए ने बी को चेक काट कर दिया, अब कल को वो चेक रास्ते में खो गया, रास्ते में वो चेक क्या गया, खो गया,
और उस चेक के ऊपर ना तुमने देखा होगा कई बार लोग क्या करते हैं, बड़ी गड़बड़ी कर देते हैं। सपोज एक चेक है, तुमने देखा होगा कई बार लोग, पापा लोग भी ऐसा करते हैं, चेक जो है ना ऊपर पे वाली जगह पे बंदे का नाम आता है ना, वो नाम वाली जगह छोड़ दी, अमाउंट भर दिया और साइन मार दिए, और नीचे ये बोल दिया कि पे वाली जगह पे आप जो है ना अपना नाम खुद डाल लेना। और मान लो मेरे पास से वो चेक हो गया, तो कोई भी अपना नाम डालेगा, वो चेक क्लियर करवा लेगा। लेकिन अगर सपोज मेरे पास से चेक हो गया, मेरे पास एक दूसरा ऑप्शन ही है कि कोई और उस चेक को क्लियर ना करा ले, मैं बैंक को फोन करके बोल सकता हूं कि इस चेक की स्टॉप पेमेंट कर दो, इस चेक को क्या कर दो, स्टॉप पेमेंट कर दो, इस चेक की पेमेंट रोक दो। लेकिन डीडी के अंदर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि डीडी में ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है। डीडी जिसके नाम पे बना है सिर्फ वही क्लियर करवा सकता है, और कोई क्लियर ही नहीं करवा सकता। बहुत बड़ा रीजन है उसका। सपोज अगर मैंने अपने स्कूल के नाम पे डीडी बनवाया कि मेरे को स्कूल की फीस भरनी है, अगर कल को वो डीडी खो गया तो वो सिर्फ स्कूल वाले क्लियर करवा सकते हैं, डीडी को और कोई करा ही नहीं सकता। तो डीडी में स्टॉप पेमेंट वाला चक्कर ही नहीं होता, क्योंकि आपको कोई टेंशन होती भी नहीं। ये बात समझ आती है। नेक्स्ट, हु में नेगोशिएट। नेगोशिएट का मतलब वैसे तो होता है बातचीत करना, लेकिन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में नेगोशिएट का मतलब है ट्रांसफर करना। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में जो चेक होता है या कुछ भी डॉक्यूमेंट है, बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह से ट्रांसफर कौन कर सकता है, ड्रॉअर कर सकता है जिसने बनाया, पेई जिसको दिया गया वो कर सकता है, जितने ज्वाइंट मेकर से बनाने वाले वो कर सकते हैं, सारे कर सकते हैं, एनी ऑफ ए टू सी, सारे के सारे कर सकते हैं। ये बात समझ आती है। नेक्स्ट आता है गाइस, द इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम शैल बी डीम्ड टू बी पहले रुक जाओ, पहले समझ लो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम होता क्या है। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, तुम लोगों ने ना मेरे से कंपनी लॉ में कंसेप्ट पढ़ा था प्रोस्पेक्टस वाले चैप्टर में, जो हमारे पेन ड्राइव गूगल ड्राइव वाले बच्चे हैं, अदरवाइज जो हमारे नहीं भी है, जो बाहर भी पढ़ रहे हैं किसी से, तो आप लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा होगा शेल्फ प्रोस्पेक्टस, पढ़ा था। शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है कि कंपनी अगर एक साल में एक से ज्यादा पब्लिक इशू लाना चाहती है, तो उस केस में उसको देखो, सपोज कंपनी मान लो जनवरी में इक्विटी शेयर्स का पब्लिक इशू लेके आना चाहती है, और कंपनी उसी साल अक्टूबर में डिबेंचर्स का पब्लिक इशू लेके आना चाहती है। एक ही साल में दो पब्लिक इशू लाना चाहती है, लेकिन पहले इक्विटी का, दूसरा डिबेंचर्स का। अब कंपनी देखो दो बार अगर पब्लिक इशू लाएगी तो दो बार प्रोस्पेक्टस इशू करेगी, तो दो बार प्रोस्पेक्टस इशू करने से दो बार उसकी कॉस्ट भी ज्यादा आएगी, प्लस टाइम भी ज्यादा लगेगा दो बार प्रोस्पेक्टस इशू करने से। तो ऐसा ना हो तो कंपनी क्या करती है, एक ही प्रोस्पेक्टस के अंदर एक से ज्यादा पब्लिक इशू की डिटेल डाल देती है। मतलब जब कंपनी जनवरी में प्रोस्पेक्टस इशू करेगी, उसी प्रोस्पेक्टस में ये भी लिखवा देगी कि हम अक्टूबर में भी एक पब्लिक इशू लेके आएंगे डिबेंचर्स का, तो जिसको वो भी खरीदना हो तो खरीद सकता है। ऐसे प्रोस्पेक्टस को हम बोलते हैं शेल्फ प्रोस्पेक्टस। शेल्फ प्रोस्पेक्टस वो प्रोस्पेक्टस है जहां पे आप एक से ज्यादा पब्लिक इशू की डिटेल एक ही प्रोस्पेक्टस में बता रहे हो, और उसकी जो वैलिडिटी होती है एक साल। मतलब ये नहीं कि सपोज आप एक पब्लिक इशू एक साल, इस साल जनवरी में ला रहे हो, एक पब्लिक इशू आप अगले साल की मार्च में लाना चाहते हो, तो वो शेल्फ नहीं आएगा। शेल्फ प्रोस्पेक्टस एक साल के लिए वैलिड होता है खाली। तो आप एक साल के अंदर अंदर जितने पब्लिक इशू लाने वाले हो, उसकी डिटेल आप एक ही प्रोस्पेक्टस में डाल सकते हो। उससे फायदा क्या होगा, शेल्फ प्रोस्पेक्टस से आपका टाइम बचेगा, आपको दो बार प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा, आपकी कॉस्ट बचेगी, सब कुछ होगा। ऐसे प्रोस्पेक्टस को हम बोलते हैं शेल्फ प्रोस्पेक्टस। अब जरा समझना, मान लो आपने जनवरी में इक्विटी शेयर इशू करे, अब दूसरा डिबेंचर का पब्लिक इशू तो अक्टूबर में आना है, और आपने जनवरी वाले ही प्रोस्पेक्टस में लिखवा दिया था कि अक्टूबर में डिबेंचर का आएगा, लेकिन जनवरी से लेकर अक्टूबर इतना बड़ा गैप है, हो सकता है कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन खराब हो जाए बीच में, या अच्छी हो जाए ज्यादा, तो कंपनी को ना मीनवाइल एक डॉक्यूमेंट इशू करना होता है। अगर कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन में ज्यादा चेंज आता है तो उनको एक डॉक्यूमेंट इशू करना पड़ता है। उस डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, जिसके अंदर कंपनी सारी डिटेल्स बताती है, जो जो उनकी कंपनी के अंदर चेंजेस आए, या अगर वो पहले उन्होंने सपोज डिबेंचर का प्राइस कुछ और रखा था, वो प्राइस चेंज करना चाहते हैं, या कंपनी में कोई फाइनेंशियल पोजीशन में कोई बहुत बड़ा चेंज आया, वो सारी चीजें हम उनको अभी से बताते हैं। मतलब नया दूसरा वाला पब्लिक इशू आने से पहले बताते हैं, उसे हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। उस डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। तो एक किस्म से काइंड ऑफ प्रोस्पेक्टस, ये प्रोस्पेक्टस का ही पार्ट है। उसी के लिए जब प्रोस्पेक्टस इशू करेगा, दोबारा तो प्रोस्पेक्टस इशू कर नहीं सकते अक्टूबर के लिए खर्चा बचाने के लिए, तो प्रोस्पेक्टस एक बहुत बड़े सारे बंच ऑफ पेपर होते हैं। ये तो एक छोटा सा डॉक्यूमेंट बनेगा एक दो पेज का, जो चेंजेस आए अगर बताने होंगे बता देंगे। तो एक काइंड ऑफ प्रोस्पेक्टस ही है, जो चीजें बाद में चेंज आता है इतने टाइम के बीच में, वो बता दिया जाता है। तो इसका अलावा इन्फॉर्मेशन इज अ, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था, इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम शैल बी डीम्ड टू बी, है नहीं, वो मान लिया जाएगा प्रोस्पेक्टस। ठीक। नेक्स्ट, the regional director shall communicate the confirmation of shifting of registered office within dash days of the receipt of the application। अब समझना, ये पता कौन सा केस है, और इसका आंसर ना गलत दिया हो तुम्हारे स्टडी मैट में। एक्चुअल में इस पॉइंट में अमेंडमेंट आ गई थी और तुम्हारे स्टडी मैट में चेंज नहीं हुआ, तो तुम ठीक कर लेना, मैं तुम्हें ठीक करवा दूंगा। पहले तो मैं तुम्हें दिखाता हूं ये क्वेश्चन पूछा कहां से है।
ये क्वेश्चन है शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस का। ये देखो, शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस मैंने तुम्हारे को कराया था, उसमें मैंने कराया था चेंज विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ सेम टाउन। आप सेम टाउन के अंदर ही लोकल लिमिट्स में चेंज करें। एग्जांपल, दिल्ली में ही कंपनी चांदनी चौक से कनॉट प्लेस जा रही है, तो उसकी रिक्वायरमेंट उधर आपको देखा था सिंपली बोर्ड रेजोल्यूशन पास कराना था, आरडी वगैरह का अप्रूवल नहीं चाहिए था। नेक्स्ट, चेंज फ्रॉम वन सिटी टू अनदर विद इन द सेम स्टेट। आप एक सिटी से दूसरी सिटी के अंदर जा रहे हो लेकिन स्टेट सेम है। मैंने बताया था यहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना है लेकिन आरडी का अप्रूवल यहाँ भी नहीं चाहिए। जैसे एग्जांपल, कंपनी लुधियाना से जलंधर जा रही है, तो स्टेट तो सेम ही है ना, पंजाब, स्टेट में कोई चेंज नहीं आया, खाली सिटी बदली है, तो यहां पे भी आरडी का अप्रूवल नहीं चाहिए। लेकिन नेक्स्ट केस था कि चेंज विद इन द सेम स्टेट फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन ऑफ वन आरओसी टू अनदर। ये वो केस है जहां पे सिटी चेंज हो रही है, ऊपर वाले में भी सिटी चेंज हो रही थी, स्टेट चेंज नहीं हो रही, लेकिन आरओसी का दायरा बदल रहा है। ऊपर वाले में क्या हो रहा था कि जब कंपनी लुधियाना से जलंधर जा रही थी, सिटी चेंज हो रही थी लेकिन आरओसी तब भी पंजाब ही था, आरओसी के दायरे में कोई चेंज नहीं आ रहा था। लेकिन यहां क्या हो रहा है, स्टेट वहां पे पंजाब ही थी। यहां पे क्या हो रहा है कि स्टेट तो सेम है लेकिन जब सिटी बदल गई तो आरओसी का दायरा भी बदल गया। जैसे एग्जांपल तो मैंने बताया था, महाराष्ट्र में 2 आरओसी हैं, आरओसी मुंबई, आरओसी पुणे। तमिलनाडु में 2 आरओसी हैं, आरओसी चेन्नई, आरओसी कोयंबटूर। तो अगर सपोज कोई कंपनी मुंबई से पुणे जा रही है तो सिटी नहीं बदली, स्टेट नहीं बदली, स्टेट तो अभी भी महाराष्ट्र ही है, महाराष्ट्र में पुणे आता है, महाराष्ट्र में मुंबई आता है, स्टेट नहीं बदली, लेकिन आरओसी का दायरा बदल गया क्योंकि पुणे का अलग आरओसी है, मुंबई का अलग आरओसी है। तो ऐसे केस के अंदर आपको आरडी का अप्रूवल चाहिए होता है। और आरडी जो है ना, आपको देखो, आरडी आफ्टर आपकी पार्टी सुनने के बाद 15 दिन में ऑर्डर देता है। पहले वो 30 दिन में देता था, अब कितने दिन में ऑर्डर देता है? जब आपने एप्लीकेशन लगाई उसके 15 दिन में ऑर्डर देता है। पहले वो कितने दिन में देता था? 30 दिन में। तो ये जो यहाँ पे देखो ये लिमिट लिखी हुई है, द रीजनल डायरेक्टर शैल कम्युनिकेट द कंफर्मिंग ऑफ द आरडी ऑफ द शिफ्टिंग रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन, कितने दिन में ऑर्डर देता है वो? पहले कितने दिन में देता है? 30 में। अब कितने दिन में देता है? 15 में। तुम्हारे स्टडी मैट में आज भी 30 ही लिखा हुआ है, लेकिन मैंने अपनी बुक में अमेंड कर दिया था इस पॉइंट को। और देखो ये मैंने लिखा भी पहले यहाँ पे लिखा भी, अर्लियर इट वाज 30 डेज बट नाउ इट इज 15 डेज। तो तुम इसको, मेरी बुक, जिन बच्चों के पास मेरी बुक है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, तुम्हारे पे तो अमेंडेड ही है। जिन पे कोई स्टडी मैट से जो बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी और टीचर की बुक से पढ़ रहे हैं, अगर उनकी बुक में अमेंडेड नहीं है तो देख लेना। तो ये लिमिट स्टडी मैट में यहाँ पे नीचे मैं देख लेता हूँ एक बार, क्वेश्चन 16 में इन्होंने क्या दी हुई है, 15 डेज हो चुकी है, पहले 30 दिन हुआ करती थी, लेकिन अभी लिमिट चेंज होकर कितनी हो गई है? 15। मैं एक बार देख लेता हूँ कि कितनी दी हुई है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? सिक्सटीन। में देखो बी लिखा हुआ है ना, 30 नहीं आएगा, क्या आएगा? 15 डेज आएगा। पहले 30 हुआ करता लेकिन अब 15 हो चुका है। गलत आंसर है तुम्हारे स्टडी में। ठीक, अब वापिस ऊपर चलते हैं। तो जो गलत है वो मैं ठीक कराता जाऊंगा। मैंने तुम्हें पहले ही बोला कॉमन सील वाला गलत था, वो मैंने तुम्हें बता दिया। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 17। प्राइवेट प्लेसमेंट एक साल में कितने लोगों को ऑफर देते हैं? पढ़वाया था प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी वाला चैप्टर कि एक टाइम पे आप 50 से ज्यादा लोगों को ऑफर नहीं दे सकते और पूरे साल के अंदर आप 200 से ज्यादा लोगों को ऑफर नहीं दे सकते प्राइवेट प्लेसमेंट में। तो इसने लिखा नॉट मोर देन डैश पर्सन इन एग्रीगेट इन फ्रेंडशिप। पूरे साल का पूछा है तो साल में कितने की लिमिट होगी? 200। तो इसका आंसर क्या आएगा? 200। प्राइवेट प्लेसमेंट में एक साल में 200 से ज्यादा लोगों को ऑफर नहीं दे सकते। नेक्स्ट आता है, इफ द शेयर होल्डर्स नॉट लेस देन डैश ऑफ द इश्यूड शेयर्स ऑफ क्लास डिड नॉट कंसेंट टू द वेरिएशन और वोट इन फेवर ऑफ द स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर द वेरिएशन, सच शेयर होल्डर में अप्लाई टू द ट्रिब्यूनल टू हैव द वेरिएशन कैंसिल। जरा समझना क्या है ये क्वेश्चन, क्या है ये? तुम्हारे स्टडी मैट में है भी नहीं वैसे, लेकिन लक्ष्य डाला हुआ है। एक कंपनी लॉ में एक सेक्शन है, सेक्शन 48, सुनना बड़े ध्यान से। वो डील करता है वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट्स में, वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट्स के अंदर। मान लो वेरिएशन में चेंजेस, कंपनी शेयर होल्डर के राइट्स में कोई चेंजेस करना चाहती है तो कर। जैसे मान लो कंपनी कहती है कि पहले वो एक शेयर होल्डर को एक शेयर पे 100 रुपए का डिविडेंड देती थी, लेकिन कंपनी कह रही है कि मैं अब से एक शेयर पे उसको 80 रुपए का डिविडेंड दूंगी। इसका मतलब उसके राइट्स को वेरी कर रही है। यस, तो अगर वो ऐसा कुछ करती है तो उसको सेक्शन 48 फॉलो करना पड़ता है, उसे हम बोलते हैं वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर राइट। और उसमें जब भी कोई कंपनी करती है ना तो उसको स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना होता है। और तुम्हें पता है स्पेशल रेजोल्यूशन कितने पे पास होता है?
75% पे। इसका मतलब अगर कंपनी में 100 शेयर होल्डर है तो कम से कम 75 शेयर होल्डर्स एग्री करेंगे तभी स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा। तो ये तो तुम लोगों को कंपनी लॉ का बेसिक कंसेप्ट है, जो मैं प्रिजम्पशन लेके चल रहा हूं, आपको कंपनी लॉ इतना आता है। तो लॉ ये कहता है, और उसमें उसी सेक्शन में की लिखी हुई है कि अगर देखो, अगर 75% एग्री कर रहे हैं तो 25% ऐसे भी तो हैं जो डिसएग्री कर रहे होंगे। मान लो अगर 76% एग्री कर गए, 75 ने एग्री करना था, रेजोल्यूशन तो पास हो गया, लेकिन 24% ऐसे भी तो हैं जो डिसएग्री कर रहे हैं, जो डिसएग्री कर रहे हैं। तो लॉ ये बोलता है वहां पे कि अगर सेक्शन 48 की अगर कम से कम 10% लोग ऐसे हैं जो डिसएग्री कर रहे हैं, मैंने तो 24 लग दिए, वो कहता है कि अगर कंपनी में वेरिएशन हो रही है, चलो जो एग्री कर रहे हैं, तो जो डिसएग्री कर रहे हैं अगर वो 10% या उससे ज्यादा है और वो सहमत नहीं है इस चीज को लेकर कि ये गलत हो रहा है, वेरिएशन ये गलत कर रही है कंपनी, जबरदस्ती दबाव डाल रही है हमारे ऊपर, है ना, हम नहीं मान रहे इस बात को, तो उस केस में ना उनके पास अधिकार है कि वो एनसीएलटी के पास जाकर कंपनी के अगेंस्ट केस कर सकते हैं कि देखो भाई ये हमारी नहीं सुन रहे, हमारी भी सुने, है ना। अच्छा ऐसा होता है ना कई बार, ऐसा हो सकता है ना कि 100 शेयर होल्डर में से 70-75 इनके अपने फैमिली मेंबर ही हो, तो अपनी अपनी चला रहे हो, 24-25 बाहर के लोग हो उनकी ना सुनते हो, तो वो लोग जाकर क्या कर सकते हैं, एनसीएलटी में केस। तो जरा आप देखो, तो ये पूछ रहा है द कंपनी शैल नॉट इश्यू सॉरी if the shareholder not less than dash of issue share of class did not consent to the variation of vote in favor of the SR for the variation, such shareholder may apply to the tribunal to have variation cancel। वो कितने होंगे, कह रहा है अगर कोई शेयर होल्डर जो एग्री नहीं कर रहे थे स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराने के लिए, वेरिएशन के लिए, तो वो ट्रिब्यूनल के पास जाकर वेरिएशन कैंसिल करा सकते हैं, लेकिन वो कितने होने चाहिए, नॉट लेस देन डैश लिखा, तो वो कितने होने चाहिए, 10%, वो लिमिट है 10% की। सेक्शन बता दिया मैंने तुम्हारे को कौन सा, उसका 48, ये हो गया इसका आंसर 10%। नेक्स्ट, द कंपनी शैल नॉट इश्यू स्वेट इक्विटी शेयर फॉर मोर देन 25%, सॉरी ये है 15% होगा, 15% होगा मेरे ख्याल से। मैं एक बार वो लिमिट देख लेता हूं, तुम्हारे को शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में स्वेट इक्विटी की लिमिट कराई थी, 15% होगी, 15 थी या 25, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया, एक मिनट। स्वेट इक्विटी शेयर्स का सेक्शन क्या था, 54 25 ये रही पढ़वाई, 15 25 तीनों ही है, हमने पढ़ी थी, सारी लिमिट पढ़ी थी, 15 भी है 25 भी है, कि हमने पढ़ा था कि कंपनी शैल नॉट इश्यू मोर देन 50% ऑफ इक्विटी, स्वेट इक्विटी एक टाइम पर 5 करोड़ विच एवर इज हायर, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 25% एट एनी पॉइंट। एक बार में वो 15% और 5 करोड़ विच एवर इज हायर का इशू करेंगे, और ओवरऑल में उनकी पेड अप इक्विटी कभी भी 25% से ज्यादा स्वेट इक्विटी नहीं होनी चाहिए, और स्टार्टअप कंपनी के लिए लिमिट 25 की जगह 50 थी, ये जो मैंने कराई थी, है ना तुम्हारे को, ये 2020 में अमेंडमेंट भी आई थी। तो इसमें जो इसने क्वेश्चन पूछा वो क्या है, द कंपनी शैल नॉट इश्यू इक्विटी फॉर मोर देन डैश ऑफ द एग्जिस्टिंग पेड अप इन अ ईयर। तो यहां पे तो मेरे हिसाब से लिमिट जो आएगी 15% आएगी। क्वेश्चन नंबर क्या है, 19, 15 आएगी यहाँ पे, एक साल में 15 और ओवरऑल में 25 नहीं हो सकती ना, कभी भी 25 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो क्वेश्चन 19 का देखें तो मेरे हिसाब से इसका आंसर 15% होगा, 15, ये देख लो 15, ठीक है। 19 का आंसर क्या है, 15%, ऊपर वाले का क्या था 10%, उससे ऊपर 200, वो 30 वाले का बस ठीक करना आपको 15। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Which one of the following is not the discharge by operation of law? Operation of law का मतलब समझ आता है, जहां पे लॉ ऑपरेट कर जाता है। डिस्चार्ज का मतलब होता है कम्स टू एन एंड, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होना। कह रहा है इसमें से कौन सा ऐसा तरीका है जहां पे कॉन्ट्रैक्ट लॉ की वजह से खत्म नहीं हो रहा, आपकी वजह से खत्म हो रहा है। इसका सिंपल सा आंसर यही दिख रहा है। अच्छा, जब इंसॉल्वेंट हो तो लॉ की वजह से इंसॉल्वेंट हो, मर्जर हो रहा है तो लॉ की वजह से हो रहा है, कोई आपने कोई चीज गलत डाली हुई थी एग्रीमेंट में, उसकी वजह से खत्म हो रहा है, तो लॉ की वजह से कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है। ये 3 केस तो ऐसे जहां पे आपका एग्रीमेंट लॉ की वजह से खत्म हो रहा है, लेकिन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ की वजह से खत्म हो रहा है, आप दोनों खुद तोड़ रहे हो, तो इसका आंसर होगा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट द ऑपरेशन ऑफ लॉ, तो इसका आंसर आएगा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी समझ आता है क्या होता है, देखो
कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है, मान लो एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी। ए ने बी को लोन दिया, ये मैंने तुम्हारे को कराया था, जो हमारे बच्चे उनको मैंने करा रखा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। तुम्हें याद होगा हमारी बुक के अंदर दो पार्ट डले हुए, कॉन्ट्रैक्ट पार्ट 1 पार्ट 2। ये पार्ट 2 का क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्ट पार्ट 2 का। तो मान लो ए ने बी को लोन दिया 10 लाख रुपए का, तो ए हो गया लैंडर, बी हो गया बोरोवर। ए हो गया लैंडर और बी हो गया बोरोवर। और इसको हम टेक्निकल भाषा में लॉ के अकॉर्डिंग बोलते हैं प्रिंसिपल डेटर, सॉरी जो दे रहा है इसे हम बोलते हैं क्रेडिटर। और बी को हम बोलेंगे प्रिंसिपल डेटर, जो बोरोवर है उसे हम प्रिंसिपल डेटर। अच्छा, ए ने बी को लोन तो दे दिया, वो कह रहा भाई क्या जिम्मेवारी तो मेरा चुका देगा, भाई वो लोन देते वक्त ही बोल रहा है, हाथों हाथ ही बोल रहा है। तो बी कहता है भाई तू टेंशन मत ले, मेरा एक दोस्त है एस, ये जिम्मेवारी देगा तेरे को कि अगर कल को मैं नहीं चुका पाया तो ये चुका देगा। तो इधर हम एस को बोलेंगे श्योरिटी, एस को हम क्या बोलेंगे, श्योरिटी। तो एस इधर जिम्मेवारी ले रहा है और वो ए को बोल रहा है क्या कि भाई देख इसको लोन दे दे, अगर ये नहीं चुका पाए तो मैं चुका दूंगा। तो मैं सर कह सकता हूं कि यहां पे 3 कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं अगर देखा जाए तो। 3 कॉन्ट्रैक्ट कौन से, एक तो ए एंड बी के बीच में, ए बी को लोन दे रहा है, एक बी और एस के बीच में, बी एस को बोल रहा है कि भाई मेरे बिहाफ पे श्योरिटी दे दे वहां पे ए को, और एक ए एंड एस के बीच में, ए और एस के बीच में, इसे हम बोलते हैं ट्राई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट, है ना 3। और ये सारे एक साथ हो रहे हैं, इसलिए हम इसे बोलते हैं कॉन्करेंट कॉन्ट्रैक्ट, कंकरेंट कंडीशंस। कंकरेंट का मतलब होता है हैपनिंग एट द सेम टाइम, सारे एक साथ हो रहे हैं, हैपनिंग एट द सेम टाइम। तो इसका मतलब एक चीज समझ आई, इसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इसे हमने प्रिंसिपल डेटर क्यों बोला, डेटर क्यों नहीं बोला, प्रिंसिपल इसलिए बोला कि प्रिंसिपल का मतलब होता है प्राइमरी लायबिलिटी इसकी है, पहले पैसा ये चुकाएगा, ये नहीं चुकाएगा तो हम किसको पकड़ेंगे, श्योरिटी को पकड़ेंगे, ये नहीं चुकाएगा तो हम किसको पकड़ेंगे, श्योरिटी से मांगेंगे। लेकिन पहले किससे मांगेंगे, प्रिंसिपल डेटर से मांगेंगे। लेकिन तुम्हें याद होगा मैंने वैसे कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ाया था, वहां पे एक लॉ में एक पॉइंट डाला हुआ है कि अगर ये लोग चाहे, लेंडर चाहे तो वो श्योरिटी को भी पहले पकड़ सकता है। लेकिन वो एक अलग से मैंने एक पॉइंट पर पढ़वाया था, तुम्हारे को वहां पे एक्सेप्शन दी हुई है। लेकिन नॉर्मल रूल तो ये होता है कि पहले प्रिंसिपल डेटर से रिकवर करो, वो नहीं देगा तो श्योरिटी देगा। तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में समझने वाली चीज क्या है कि सारी चीजें एक साथ होनी चाहिए। अब ये क्वेश्चन क्या पूछा इसने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। पहला, देयर आर 2 पार्टीज इन दिस कॉन्ट्रैक्ट, नॉट द फीचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर कितनी पार्टी होती हैं, पहला 2 होती हैं, 3 होती हैं, 3। पहली बात, पहला ये क्रेडिटर, दूसरा प्रिंसिपल डेटर, तीसरा श्योरिटी। तो एक तो ये भी नहीं है, वैसे तुम्हारे को बता रहा हूं इसका आंसर गलत दिया तुम्हारे स्टडी मेट में। नेक्स्ट, द लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी सेकेंडरी, ये तो फीचर है, श्योरिटी की लायबिलिटी सेकेंडरी होती है, पहली प्रिंसिपल डेटर की होती है, वो नहीं चुकाएगा तो बाद में ये। नेक्स्ट, द श्योरिटी गिव्स कॉन्ट्रैक्ट एट द रिक्वेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर, ये भी फीचर है कि श्योरिटी प्रिंसिपल डेटर के कहने पे ही तो उसको श्योरिटी दे रहा है। तो ये 2 तो फीचर हैं। थर्ड, देयर इज एन एग्जिस्टिंग डेट फॉर विच द श्योरिटी गिव्स गारंटी टू द क्रेडिटर ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल डेटर, ये गलत है। डेट पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ये तो हाथों हाथ कर रहा है। एग्जिस्टिंग का मतलब तो क्या हो गया कि पहले से क्रेडिटर ने लेंडर को लोन दिया हुआ था और अब उसके बाद श्योरिटी आया है और ये बोल रहा है कि अच्छा ये नहीं चुकाएगा तो मैं चुका दूंगा। लेकिन मैंने तुम्हें क्या समझाया, ये बाद का कोई चक्कर नहीं है, जिस टाइम बोरोवर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसी टाइम श्योरिटी को बुलाना पड़ेगा, हाथों हाथ होगा, सारे कंकरेंट होंगे। तो एग्जिस्टिंग वाला कोई चक्कर नहीं है कि पहले उन दोनों ने आपस में कर लिया बाद में श्योरिटी को बता रहे हैं, तीनों की बात आपस में साथ में होगी, कंकरेंट होगी, तो एग्जिस्टिंग वाला चक्कर नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से 2 फीचर नहीं है, ए और सी। तुम्हारे इसमें क्या दिए हुए हैं, क्योंकि पार्टी 3 होती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में, 2 नहीं होती। इसने पूछा कौन सा फीचर नहीं है, तो एक तो ए फीचर नहीं है और सी फीचर नहीं है। जरा इसे देखते हैं आंसर में क्या दिया हुआ है। तो इसका लॉजिकली 2 तो गलत, 2 तो आंसर हो नहीं सकते, तो इनको ये इनका क्वेश्चन गलत फ्रेम किया हुआ है। लेकिन देखते हैं इन्होंने आंसर क्या रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, और मेरे ख्याल से तो तुम्हारे स्टडी मैट में भी ना चीज गलत दी हुई है, सीएमए के स्टडी मैट में मेरे ख्याल से 2 ही पार्टी लिखी है, इसलिए इसने यहाँ पे भी लिख दिया, लेकिन एक्चुअल में 3 पार्टी होती है। स्टडी मैट में भी गलत है ना, तो इसलिए यहाँ पे भी गलत आया। अभी तुमने तो अपने सामने देख लिया 3 पार्टी होती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में, 21वां क्वेश्चन है।
21 का आंसर देयर इज एग्जिस्टिंग डेट वाला, देखा तो वो एग्जिस्टिंग डेट वाला वो पॉइंट तो है ही सही, लेकिन फर्स्ट भी गलत है, तो मतलब 2 पॉइंट गलत थे, लेकिन इन्होंने थर्ड वाले का आंसर दिया है। एक ऑप्शन और होना चाहिए था जिसमें वो लिखते, लेकिन ठीक है। तुम्हारे 21 का आंसर स्टडी मैट में क्या दिया हुआ है, सी। मेरे हिसाब से फर्स्ट भी गलत है और थर्ड भी गलत है। इसने पूछा ना नॉट द फीचर, तो नॉट द फीचर में फर्स्ट भी आ रहा है और थर्ड भी आ रहा है, क्योंकि पार्टी 3 होती तब फीचर बनता, ये भी फीचर नहीं है। नेक्स्ट सेक्शन 2(7) गुड्स, सेल ऑफ गुड्स की डेफिनेशन पढ़ी थी और वहां पे तुमने पढ़ा था गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्सचेंजेबल क्लेम एंड मनी। तो गुड्स में 2 चीजें कवर नहीं होती थी, एक्सचेंजेबल क्लेम और मनी कवर नहीं होता था, लेकिन हर तरीके की मूवेबल प्रॉपर्टी कवर होती थी। लेकिन आगे लिखा हुआ था बट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, टिम्बर्स वगैरह सब कवर होता है। तो ले देखिए 2 चीजें कवर नहीं होती, एक्सचेंजेबल क्लेम एंड मनी। अब यहां पे क्या बोल रहा है, डज नॉट इंक्लूड शेयर्स और स्टॉक तो गुड्स में कवर होते हैं, क्रॉप्स भी गुड्स में कवर होती है, ग्राफ्स भी गुड्स में कवर होती है, नीदर ए नॉर बी नॉर सी, तो ये वाला आंसर आएगा, क्योंकि ये तीनों तो गुड्स में कवर होते हैं। ये पूछ रहा है गुड्स में कवर क्या नहीं होते, तो ये तो तीनों ही कवर होते हैं, तो फिर इसका आंसर आएगा डी, नीदर ए नॉर बी नॉर सी, क्योंकि गुड्स में एक्शनेबल क्लेम और मनी कवर नहीं होती, और वो यहाँ पे दी नहीं हुई। और ये तीनों तो गुड्स में आते ही हैं, तो ले देखे इसने। और मगर इसने क्या पूछा है, ये पूछा कि गुड्स में आता क्या है, इसने पूछा गुड्स में क्या नहीं आता, लेकिन ये तीनों तो गुड्स में आते हैं, तो फिर इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, नो फीमेल चाइल्ड शैल बी अलाउड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री एक्सेप्ट बिटवीन 8 AM एंड 7 PM। ये इसका आंसर है पहला, कि फीमेल वर्कर को आप 8 AM से 7 PM के बीच में ही काम करवाओगे, उससे नाइट शिफ्ट वगैरह नहीं लगवाओगे, सुबह 8 बजे से 7 बजे तक के काम करेगी, उसके अलावा और कोई काम नहीं करेगी। नेक्स्ट था बोनस शेयर्स। बोनस शेयर का सेक्शन क्या था, 63। आप कहां से इशू कर सकते हो बोनस शेयर, फ्री रिजर्व से कर सकते हो, सिक्योरिटी प्रीमियम से कर सकते हो, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व CRR से कर सकते हो, एनी ऑफ द अबव, सबसे ही कर सकते हो, इनमें से कर सकते हो। नेक्स्ट, एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रॉक्सी शैल बी डिपॉजिटेड, ये तुम्हें पता ही है 48 आवर्स, पढ़ाया था जनरल मीटिंग चैप्टर में, कि जब आप कोई बंदा शेयर होल्डर अगर मीटिंग में नहीं जाना चाहता और अपने बिहाफ पे कोई प्रॉक्सी भेजना चाहता, तो उसके लिए वो एक प्रॉक्सी फॉर्म सबमिट कराएगा कंपनी के अंदर 48 घंटे पहले। फॉर्म नंबर MGT 11 पढ़ा भी था, प्रॉक्सी फॉर्म था, कंपनी को देगा 48 आवर्स पहले, तो 48 आवर्स का आंसर हो गया। देयर शैल बी मिनिमम नंबर ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स इन LLP, बताया था 2, डेजिग्नेटेड पार्टनर कम से कम 2 होने चाहिए LLP बनाने के लिए, 2 इसका आंसर। नेक्स्ट, एट एवरी AGM नॉट लेस देन डैश नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर शैल रिटायर बाय रोटेशन। कुछ याद होगा सेक्शन 152 सबसेक्शन 6, रोटेशनल डायरेक्टर आपके अपने टीचर से पढ़ाया हो। अब ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, मैं MCQ में नहीं समझा सकता तुम लोगों को, तो मैंने अपनी क्लास में जो बच्चे मेरे से पढ़े तो याद होगा, मैंने 2.5-3 घंटे की एक अलग से पूरी रोटेशनल डायरेक्टर पे वीडियो बनाई हुई है। तो रोटेशनल डायरेक्टर में हमने पढ़ा था कि हर साल डायरेक्टर रोटेट होते हैं, तो हमने पढ़ा था कि 2/3 रोटेशनल होते हैं, 1/3 नॉन रोटेशनल होते हैं, और 2/3 का भी 1/3 हर साल रिटायर होते हैं। जैसे मान लो अगर एक कंपनी में अगर एक कंपनी है एक्स लिमिटेड और उसमें टोटल में और मैंने बताया था कि रोटेशनल डायरेक्टर का सेक्शन क्या है, 152 सब सेक्शन 6, और ये खाली किस पे लगता है, ओनली फॉर पब्लिक कंपनीज, ये सेक्शन प्राइवेट कंपनी में नहीं लगता था। ये चीज तो मैंने मैराथन में भी कराई है डिटेल में। तो एक्स लिमिटेड में अगर टोटल में 9 डायरेक्टर्स हैं, तो सेक्शन 152(6) ये बोलता था कि एटलीस्ट 2/3 मींस मिनिमम रोटेशनल होंगे, तो ये होगा 6, और मैक्सिमम 1/3 नॉन रोटेशनल होंगे, तो ये होगा 3। और मैंने बताया था कि रोटेशनल का भी 1/3 हर साल रिटायर होगा, तो मतलब 6 डायरेक्टर है, मान लो ABCDEF, तो पहले 2 आउट होंगे, इनकी जगह CDEF तो है ही, GH नहीं आ जाएंगे, ये दोनों बाहर हो जाएंगे। फिर अगले साल CD गए तो IJ आ गए, तो 6 हो गए, तो हर साल 2-2 जाते रहेंगे, दूसरी जगह दूसरे आते जाएंगे। वो अलग बात है कि आप चाहो तो इन्हीं को रीअपॉइंट कर लो, चाहो तो इनकी जगह नहीं ले आओ। तो 2/3 के भी कितने कितने रिटायर होते हैं हर साल, 1/3। तो वो यही पूछ रहा है कि हर एक AGM पे हर साल कितने होते हैं, तो 1/3 होते हैं। कितने होते हैं, 1/3। तो इसका आंसर आएगा A, 1/3। अच्छा, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इन अ पब्लिक कंपनी तुम्हें पता ही है, प्राइवेट में मिनिमम कितने डायरेक्टर होते हैं, 2, पब्लिक में मिनिमम 3, तो पब्लिक है तो 3। नेक्स्ट, दिस इज नॉट वन ऑफ द 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ। पढ़े थे एथिक्स में 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ, इंटीग्रिटी 7 प्रिंसिपल्स में आता है, ऑनेस्टी आता है, अकाउंटेबिलिटी आता है, कंटेंट नहीं आता है। कंटेंट क्या है, तो यही हो गया 7, यही आ गया इसका आंसर, कंटेंट। ये 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ में नहीं आता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्विटेशन टू एन ऑफर। इन्विटेशन क्या है, तो आपने टेंडर दिया है किसी को, तो सीधा ऑफर ही हो गया। रिक्वेस्ट फॉर लोन करिए, ये भी आपने सीधा ऑफर ही हो गया। आपने बिडिंग करवाई है,
तो बिडिंग में तो क्या होता है, बिडिंग में तो आप सीधा ऑफर दे रहे हो, सामने वाला जो एक्सेप्टेंस दे देगा बात ही खत्म हो गई, तो वो तो ऑफर है। अ कैटलॉग ऑफ गुड फॉर सेल, कैटलॉग बनाकर दी है और आप अब आके ऑफर दोगे, कैटलॉग मींस प्रोस्पेक्टस, तो ये है फोर्थ इसका आंसर। इन्विटेशन ऑफर क्या हो गया, फोर्थ कैटलॉग, इसको हम बोलेंगे इन्विटेशन फॉर ऑफर। आज की वीडियो कहीं तक रखते हैं यार, बहुत बड़ी बन गई, 30 क्वेश्चन सॉल्व करवाए, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, बहुत मेहनत लगी। अप्रिशिएट जरूर करना, वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना, और मैं एजम्पशन लेके चल रहा हूँ कि आप मेरे स्टूडेंट नहीं भी थे तब भी आपको समझ आई होगी। इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहें, नेक्स्ट पार्ट में थोड़ा और ज्यादा कराएंगे। आप मेरे को बताना कि 30 ही रखूं क्योंकि इसी में इतना टाइम लग गया, या ज्यादा कराऊं, 50 100 एक ही बार में करा दूं, मेरे को जैसा बताना आप अगली वीडियो से वैसे ही करेंगे, ठीक। इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहें, कीप पेमेंट कीप सपोर्टिंग, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।